एसडीपीआई की तरफ से अफसर कुर्लीपेटे ही क्यों? एसडीपीआई कौम की बात करती है, इतिहाद की बात करती है, लेकिन जब इतिहाद पर आना पड़ता है तो एसडीपीआई इसके एक कदम पीछे हो जाती है। कि आपके इस माध्यम से एक बात का मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। आपकी वजह से बीजेपी आ जाएगी तो हमका सुकून खत्म हो जाएगा। पीएफआई के 100 मेंबरों को के घरों पर एक ही बार रेड करी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह उठकर चांदी की स्पून में नाश्ता करने वाला, सोने की स्पून में खाना खाने वाला, ये और गरीबों का एक दर्द कैसे समझ सकता है? के लिए इस्लाम पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले। मेरा ख्याल 9.5 लाख रुपए क्राउड फंडिंग में पैसा आता है, मेरे को मिला। दावणगेरे का ये बाई इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, एक ऐतिहासिक इलेक्शन है। ये मेरा नहीं, ये खुद आप मानते हैं, क्योंकि हमने इस इलेक्शन में एक छोटी उम्र के लड़के को एमएलए की सीट तक पहुंचते हुए देखा है और वहीं पर कुछ तजुर्बेकार लोगों को घर में बैठे हुए देखा है। और ना सिर्फ लोगों को पॉलिटिक्स करते हुए सुना है, बल्कि लोगों को पॉलिटिक्स करते हुए सामने से देखा है। आज इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान बनकर आए हैं एसडीपीआई से अफसर कुर्लीपेटे। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आए हैं। शुक्रिया। सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल जो ये है, एसडीपीआई की तरफ से अफसर कुर्लीपेटे ही क्यों? बहुत सारे लोग हैं दावणगेरे में जो तजुर्बेकार हैं, होनहार हैं, आप ही क्यों सर? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं है। यहाँ की जो लोकल कमेटी वालों ने प्रपोज किया था स्टेट को कि अफसर कुर्लीपेटे को ही यहाँ पर कैंडिडेचर अगर लाएंगे तो बहुत अच्छा इलेक्शन हम लड़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कोई भी कैंडिडेट नहीं थे, ऐसे नहीं, यहाँ पर भी हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है, लीडरशिप है। तो लिहाजा यहाँ से जो प्रपोजल आया था, फाइनली हमारा कोई भी असेंबली इलेक्शन अगर कंटेस्ट करना है तो नेशनल वर्किंग कमेटी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो नेशनल वर्किंग कमेटी को स्टेट कमेटी की जानिब से बहुत सारे नाम भेजे गए थे, जैसा डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आए थे, मेरा अकेले का नाम था और भी बहुत सारे नाम थे। तो नेशनल वर्किंग कमेटी वालों को यह फील हुआ इस बार का जो हाई प्रायोरिटी बाई इलेक्शन जो होने जा रहा है, जिसमें पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी आके काम करने वाली है, पूरे मिनिस्टर फील्ड में आने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा भी एक हाई प्रायोरिटी कैंडिडेट को फील्ड किया जाए। तो फिर मेरा नाम फाइनली डिक्लेयर करे तो मैं आ गया। बात करते हैं तो पार्टी की बात करते हैं जब भी, तो एसडीपीआई कौम की बात करती है, इतिहाद की बात करती है, लेकिन जब इतिहाद पर आना पड़ता है तो एसडीपीआई इसके एक कदम पीछे हो जाती है। जैसा कि आप इलेक्शन लड़े, बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़े, आप सब लोगों को ये कर सकते थे, आपके पास इस्लाह है, आपके पास वो एक कुव्वत है, आप कर सकते थे, आप नहीं किए। सब लोग इलेक्शन लड़े, वोट डिवाइडेड हुए, आप ज़्यादा वोट ले सकते थे और भी खुलकर सामने आ सकते थे, क्यों ऐसा नहीं किया? देखिए, आपके इस माध्यम से एक बात का मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। अफसर कुर्लीपेटे नॉमिनेशन कब फाइल किया? जो नॉमिनेशन का फाइनल डेट था 23 और 3 बजे लास्ट टाइम था, तो 3 बजे अंदर गए अफसर कुर्लीपेटे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। क्यों इतना ताखिर हम करें? तो हमें भी ये चाहते थे दावणगेरे के इस बाई इलेक्शन में एक कौम की सीट बचा लिए जाए, कोई भी एक कौम का नुमाइंदा जीत जाए, वो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, एक हम कौम, क्योंकि 86,000 हमारे वोट्स हैं, हमारे कौम से एक रिप्रेजेंटेटिव बढ़ जाए असेंबली के अंदर। तो हमने बहुत सारे लोगों को बात किया, जो भी यहाँ पर नुमाइंदे थे, कैंडिडेचर डाले थे, तो हर कोई यही बोल रहे थे, नहीं हम किसी के ऊपर एतमाद करने का मूड में अब नहीं है, पता नहीं कब क्या कैसे कोसी रात में क्या हो जाएगा पता नहीं, इसलिए हम सब नॉमिनेशन फाइल करेंगे, बाद में देखेंगे, वापस लेने का टाइम है बोल के ऐसी ही राय आई। बिफोर नॉमिनेशन फाइल की बात कर रहा हूँ। लेकिन चंद लोग, क्या था, इलेक्शन का सीजन था, इलेक्शन में ये केंचुआ भी नाकसाम को कह रहता है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, तो ये वजह से थोड़ा ड्रॉप बैक हुआ। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं दावणगेरे के गयूर वोटर्स का, आपने ऐसे एक हेटेक इलेक्शन में भी आपने अपनी गीरत का इलेक्शन लड़ा है। आप मुझे जो वोट डाले हैं, एक वोट भी वो बहुत कीमती वोट हैं, इसके जरिए से पूरे इंडिया में एक नया एक मैसेज देने में कामयाब हुए हैं। यहाँ के लोग, दावणगेरे के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लोग कांग्रेस को चाहते हैं, उनसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सुकून है, बस बीजेपी नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पर उतरे
तो आपके वजह से बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ का सुकून खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये तो हमारी आपको नहीं लगता कि आप जीतने के लिए निकले हैं लेकिन किसी और को जिताकर वापस आएंगे? नहीं, देखिए, आप अगर कोई तामीरी काम करना चाहते हैं, जी। तो नई कोई इमारत बनना चाहते हैं, नया कोई इदारा कायम करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ जो एग्जिस्टिंग है उसको डैमेज होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हमेशा ये खौफ में ही जिंदगी करें। ये बीजेपी का डर बताकर कितने दिन हम ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को वोट देते रहेंगे, मेरा ये सवाल है। क्योंकि ये कौम जो है ये फिरौन को नहीं डरी, हारून को नहीं डरी, ये बीजेपी का डर क्यों बता रहे हैं? अगर आप में ईमानी हरारत है तो बीजेपी को डर कर आप किसी को वोट नहीं करेंगे, बल्कि हमारे इश्यू बेस कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हमारे मेहनत में, मुश्किल में, हमारे इश्यूज में अगर कोई काम करने की नीयत रखता है तो उसको वोट करो। ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या है? अरे मैं आऊंगा तो उन्हें आ जाएगा। अगर आप घर से निकलते हैं, घर से बाहर निकला तो ठोकर लग जाएगा, तो घर में पर्दा डाल के बैठ लेना। आप घर से बाहर जाएंगे तो ठोकर लगेगी ही, धूल लगेगी ही, तो जब मिट्टी लगेगी ही, जाकर हमें सर्वाइव होना हमारी जरूरत है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये गुजारिश करती है, नेगेटिविटी से बाहर आओ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो। हमें कैसे जीतना ये सोचो। दूसरे हारेंगे जीतेंगे वो हमारा मसला नहीं है, उनकी ताकत है तो उन्हें जीतेंगे, उनकी ताकत नहीं है तो हम जीतेंगे। तो हमें कैसे जीतना ये सोच लेके आओ। ठीक है सर, आपकी बात मानता हूं मैं। आपकी जो पार्टी है एसडीपी, हमारे जो यहाँ पर इश्यूज हैं, एक हॉस्पिटल है, एक कॉलेज होगी, और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा। आप चाहते तो एसडीपीआई की तरफ से या बहुत सारे लोगों को जमा करके हम जो कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन के, हम इस इलेक्शन में कैंपेनिंग नहीं करेंगे। ठीक, मैं बोल रहा हूँ, आप जाके वहाँ पर बात कर सकते थे कांग्रेस से, समझ रहे हैं आप, एमएलए से या एमपी से बात करके। हम नहीं करेंगे, आप हमें लिख के दीजिए या वीडियो के जरिए बताइए कि आप इतने दिनों में ये काम शुरू करेंगे, आप हमें कॉलेज देंगे, हॉस्पिटल देंगे, या तमाम जो चीज़ें हैं आप हमें मुहैया करके देंगे। तो वहाँ पर मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है वो 99% खत्म हो सकती थी। नहीं, ये जो आप जो बोल रहे हैं ये और नेगेटिविटी की ओर खींच के लेके जाएगी। ये काम हो जाए, वो काम नहीं, हो सकता नहीं, काम वैसा नहीं होगा। काम कैसे होता है? काम ऐसे होता है कि आप किसी के पास जाके भीख मांगने से हमारा काम नहीं होगा। वो सिग्नेचर, ये सब कांग्रेस का कल्चर में कहीं भी, वो सुप्रीम कोर्ट को अफिडेविट फाइल करे थे साहब। हमारी तुम्हारी बात चलो, सुप्रीम कोर्ट को अफिडेविट फाइल करके मस्जिद को बचा नहीं सके, तो ये छोटे मोटे कागजात का कोई वैल्यू इनके पास नहीं है। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो 18,975 वोट मुझे मिले ना, अभी देखो उसके फौरन बाद हिजाब जैसा एक इश्यू सॉल्व हो गया। ये दावनगेरे के गयूर वोटर्स को इसका क्रेडिट मिलना है। आप भीख मांगे तो नहीं मिलता था, 3 साल से मांग रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु से हमने इससे बेलगावी तक पदयात्रा किया था, ये 2B रिजर्वेशन रिस्टोर करो और हिजाब को बैन जो हुआ है उसके ऊपर रिवोक करो बोल के 4 केस पड़े हैं हमारे ऊपर, मेरे ऊपर 4 केस पड़े हैं, लेकिन तब भी इनको समझ में नहीं आया। ये झटका जो दावनगेरे वालों ने दिया, तो आज हिजाब के ऊपर की पाबंदी पीछे हटा ली है। और जरे दिन आप देखते रहो, इंशाअल्लाह 2B रिजर्वेशन भी रिस्टोर करने पर मजबूर हो रहा है इनको, क्योंकि सियासत में रूलिंग पार्ट अलग है, अपोजिशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ऐलान कर दिया, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मेरा घर भी दावनगेरे को मैं शिफ्ट किया हूं और शाडो एमएलए बन के मैं काम करूंगा। देखिए, मैं विधानसभा में जाके जो काम करना था अब मैं इनसे करवाऊंगा, क्योंकि इनको वोट देके इन्होंने जीते हैं ना, इनसे करवाने का भी काम अपोजिशन का है, तो वो अपोजिशन का रोल भी मैं बाखूबी निभाऊंगा। इसलिए इनके पास जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं, ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। देखिए 100 करोड़ रुपीस स्पेशल ग्रांट आया है, तो मैं 2 सजेशन दिया समर्थ को। इसमें सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना है, ये मेरा मुतालबा है। आप सामने से समर्थ को मिले क्या? नहीं मिले, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं, मेरे प्रेस से पहले उनका प्रेस था, मुलाकात नहीं हो सकी। मिल सकते थे ना सर, एक ही, उसमें क्या भी मसला नहीं है, मुलाकात करने के लिए कोई हमारे लिए बैरिकेड नहीं है। देखिए इलेक्शन का सीजन खत्म हो गया, अभी भी कुछ ज्यादा ये नहीं हुआ सर, नहीं मिल सकते। देखिए बात करके यहाँ पर हॉस्टल या कॉलेज लाने जरूर करेंगे, क्योंकि वो अभी एमएलए हैं, तो उन्होंने एमएलए बनने के बाद हमारा भी हुकूक ये बनता है कि उनको हमारे इश्यूज का बारे में उनके साथ हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे इश्यूज को उनके सामने रखे। अगर मौका मिला तो समर्थ को मिलूंगा, इसमें क्या भी जरूरी, हमारा बैरिकेड तो नहीं है, हमारे इश्यूज सॉल्व होना ये मेरा मकसद है बस। तो शुरू के सवाल पर आता हूं मैं, उसका जवाब नहीं मिला। लोगों में
एसडीपीआई को लेकर बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? जी, वो मैं बोलने गया तो आप दूसरी ओर लेके गए मुझे। देखिए, एसडीपी के बारे में आपको कोई गुंजाइश है, आपको कोई शक है, आपको कोई डाउट है, हमारे लीडर से राबिता करो। कम से कम आपके गली में हमारे कैडर्स हैं, उनके पास 5 मिनट बैठो, आपके जो भी इश्कालात हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो अपन आर्टली डिस्कशन करो, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। लोगों में आज भी एक सवाल ये है, एसडीपीआई पीएफआई का साया है। देखिए, पीएफआई के 100 मेंबरों को के घरों पर एक ही बार रेड करी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और आपके बड़े लीडर अभी भी जेलों में हैं। आपके ऊपर लोग कैसे भरोसा करें? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसके कुछ उसूल हैं, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम यहाँ के इंडिया के जो पॉलिटिकल जो टर्मिनोलॉजी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2009 में रजिस्टर्ड करा के आई हुई पार्टी है। तो ये पार्टी का कोई एसडीपी का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अरे पीएफआई, अभी जो पीएफआई की बात जो चल रही है, पीएफआई के ऊपर जो इंडिया में बैन लगाया गया है, एक 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। हो सकता है अभी 3 साल शायद हो गए, 3-4 साल हो गए, 5 साल के बाद वो बैन रिवोक भी हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ हमारे ताल्लुकात थे, इसमें क्या गलती है? जब हम उनके साथ ताल्लुकात रखे थे, वो बैन तो नहीं थी। आज हमारे पास गैर कानूनी उनके काम थे, फिर इसके बावजूद ये इल्जाम है, ये इल्जाम लगाना बहुत आसान है, पत्थर फेंकना बहुत आसान है। आज इंडिया में तकरीबन 1 लाख नौजवान जेलों में कैद हैं, पूरे पीएफआई के मेंबर तो नहीं है, इनके ऊपर भी इल्जामात हैं था। तो यहाँ पर इंडिया के जेलों में जितने भी बेकसूर लोग हैं, उनको एक लेबल जरूरी है कि ये एंटी नेशनल हैं, ये झूठे वादे, झूठे इल्जाम लगाकर जेलों में डालते हैं। परसों एक रिलीज हुआ, 27 ईयर्स के बाद बॉम्बे का एक नौजवान रिलीज होता है, उसके ऊपर भी एंटी नेशनल का धब्बा लगाए थे, वो बाइज्जत बरी रिहा हो गया। तो उनके 27 ईयर्स कौन देंगे? तो ऐसा बहुत सारे यहाँ के कॉन्स्पिरेसी के तहत बहुत सारे लोगों को अंदर डाले हैं। तो इसकी एक एंड होना ही है, क्योंकि यहाँ के इंडिया के जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर सही तरीके से वहां पर इनका एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, वहां पर इनका ट्रायल चला, तो बहुत सारे लोग बेकसूर हैं, उनकी रिहाई भी हो सकती है। एसडीपीआई के करीब कौन सी पार्टी है सर? बीजेपी, कांग्रेस, फिर दूसरी पार्टीज जो भी है, कौन से करीब में आप किसे अपना करीब में मानते हैं? देखिए, एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी होने के हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई दोस्ती भी नहीं है, एक डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस है। लेकिन बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीजेपी को हम आइडियोलॉजिकली आपस करते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाने की आइडियोलॉजी है, और उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, खिलाफ है, इसलिए उसको हम आइडियोलॉजिकल आपस करते हैं। किसी भी कीमत में उनके साथ हमारा मेल मिलाप बिल्कुल नहीं हो सकता। और जितने दिगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, टाइम टू टाइम उनके साथ हमारा डिस्कशन हो सकता है, कॉमन इश्यू बेस के ऊपर हम उनके साथ सफर भी कर सकते हैं, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम उनके साथ बहुत सारे इलेक्शंस भी हम लड़े हैं ऑलरेडी। तो कांग्रेस को आप अपना भी सकते हैं सर? कांग्रेस से ज्यादा दुश्मनी नहीं है? नहीं, ज्यादा की बात नहीं है, मुसलमान थोड़े खुश है। हालात देखिए, कांग्रेस का जो पेपर में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो मैनिफेस्टो है, आपकी बीजेपी से नहीं जनती, ठीक है, तो आपको अपोज करना चाहिए बीजेपी से, फिर कांग्रेस से क्यों अपोज सर? नहीं, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, पेपर में है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। अगर कांग्रेस भी जो सेक्युलर बोल रही है, उसको इंप्लीमेंटेशन में आ गई, तो हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। सेक्युलरिज्म के बाद जो करती है, प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट करना है। ऐसा हर पार्टी के साथ है सर, आप भी सत्ता में आए तो आप भी ऐसा ही करेंगे शायद। नहीं, एसडीपी एक यूनिक पार्टी है। ये पार्टी को, दूसरे पार्टी को आप टैली ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सेक्युलरिज्म का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो पेपर की हद तक नहीं है। हमारा जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो जमीनी सतह पर होना है। हमारे घर में, मेरे घर के बाजू अगर एक दलित भाई है, राइट में, लेफ्ट में अगर लिंगायत भाई है, वो सुबह उठ के अपना पूजा करना चाहता है, अपने देवस्थान में जाके घंटी बजाना चाहता है, तो उसको डिस्टर्ब मैं नहीं करूंगा। इसी तरीके से मेरे जो नमाज के लिए जाना है, उसके लिए वो भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये असल सेक्युलरिज्म है, ये गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ पर अगर बकरीद होती है तो हमारे घर में गोश्त पकता है, अगर गणेशा की ईद आती है तो उनके घर में कड़ब पकता है। ये उनका राइट्स है, उनका रिलीजियस राइट्स है। मैं जाके नहीं आप गोश्त पकाना बोल के भी नहीं बोल सकता, बकरीद में आप नहीं गोश्त नहीं पकाना बोल के उन्होंने भी नहीं बोल सकते। इसे बोलते हैं सेक्युलरिज्म। सत्ता में आने के बाद
कुर्सी और पावर इतिहास गवाह है, वो अच्छे अच्छों को बदल देता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, नेक सोच रखकर आपको भी कुछ लोगों से शिकायत होगी, आपके ऊपर भी ताने लगेंगे, आपके ऊपर भी कीचड़ उछलेगा, आप 100% तो सही नहीं निकलेंगे ना। नहीं, जो ऐसे कांग्रेस भी है। इंडिया का जो राष्ट्रपिता जिसे बोलते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने क्या तस्करा किया? इंडिया में मैं कैसी सियासत चाहता हूं, उमरुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसी सियासत मैं चाहता हूं, ये कौन कर सकता है? ये एक ईमानी हरारत रखने वाला ही कर सकता है, दूसरों से आप तवक्कुल नहीं कर सकते। तो ये वहां तक जाके करके प्रूव करने की बात है, ये बातों में नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली करना। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक में 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑलरेडी जिता चुकी है। एक एक हमारा काउंसिलर कारपोरेटर की एक किताब लिख सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर दक्षिण कन्नड़ जिला में सजीपनडू बोल के ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत में एसडी पे 5 इयर्स रूल की है। हमारा प्रेसिडेंट था, हमारा कैडर, बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड मिला है हमारे पंचायत को। ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव करके बताया वहां के लोगों को। आपके इतने काम देखकर फिर भी आपका एक भी एमएलए नहीं है। साहब, इंडिया की सियासत में जो आप एमएलए एमपी लेवल तक जाना है तो इट्स टेक वन टाइम, ये हालात के सडन नहीं हो जाएगा। हमारे 17 साल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात अभी देख रहे हैं, इसको एक दौर लगाना है, एक टाइम लगता है। हमें उम्मीद है हम ग्रास रूट लेवल से डेवलप होकर आ रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर में आके डायरेक्ट लैंडिंग नहीं हो सकते असेंबली में, पार्लियामेंट में। हमें नीचे से ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तालुक पंचायत, कारपोरेशन, जेडपीटीपी, ऐसा होके ऊपर जाना है। ठीक है सर, आपने उमर बिन खत्ताब की बात की, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आपके लिए इस्लाम पहले है कॉन्स्टिट्यूशन पहले? देखिए, इंडिया में ये जो सवाल बहुत सारे मर्तबा डिबेट में पूछा गया है, आपके दोनों आंख हैं, आपको राइट वाली आंख पसंद है, लेफ्ट वाली आंख पसंद है? उल्टा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जवाब है इसका? इसका आप पहले जवाब दिए सर। नहीं, वही इस जवाब इसमें ही छुपा हुआ है। आप दीजिए सर, मैं इसका जवाब। देखिए, इंडिया मेरा मुल्क है, मेरा मजहब क्या सिखाता है मुझे, आपके मुल्क के कानून, आपके मुल्क के जो उसूल हैं, आप मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी हिजबुल ईमान, आप मुल्क के साथ मोहब्बत करना आपके ईमान का एक हिस्सा है। तो मुल्क जितना मुझे प्यारा है, इससे कहीं प्यारा मेरा मजहब भी है, क्योंकि मेरा मजहब ये मुल्क के साथ वफादारी सिखाता है। तो ये दोनों आंख रहे जैसा, कॉन्स्टिट्यूशन हो या मेरा मजहब हो, ये दोनों आंख भी मुझे प्यारे हैं। जितना प्यार मैं लेफ्ट आंख से करता हूं, उतना ही प्यार राइट आंख से करता हूं। किसमें ज्यादा किसमें कम, ये कोई इसमें तफरीका नहीं कर सकते। हाँ, बेसिकली मैं एक मुसलमान हूं, मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूं और मैं ईमान वाला हूं। तो मेरा मजहब ये मुल्क के साथ मोहब्बत भी सिखाता है, निफरत नहीं सिखाता ये मुल्क के साथ, क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। चंद लोग आकर ऐसे गहरे सवाल कर हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, इस मुल्क का पहला जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वो वक्त के सबसे बड़े आलिम भी थे, वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। वो जिस मदरसा से फारिग होकर आए थे, वही मदरसा उनको यहाँ के सियासतदान भी बनाया था। तो इसलिए इसमें कोई तफरीका नहीं है। ये मुल्क के जो आइन है, ये मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना प्यारा मुझे है, उतने उससे कहीं ज्यादा मेरा मजहब भी मुझे प्यारा है। देश तो मजहब से नहीं चलेगा ना सर। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ ये देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। किसी एक मजहब से लेकर नहीं चल सकता देश। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 17, 18, 19 क्या बोलता है? आपके मजहब के हिसाब के आपको जिंदगी करने की आजादी देता है। आजादी है, लेकिन आजादी है, देश कैसे चलेगा सर? नहीं, आजादी का मतलब देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। मैं देश और मजहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, देश और मजहब को आप इसमें लेके मत आओ, क्योंकि मजहब जो है अपनी जगह पर अपना मुकाम रखता है। उमर बिन खत्ताब की आइडियोलॉजी से कैसे चलेगा? नहीं, मेरी बात नहीं है, ये गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं है। मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके नहीं आ रहा, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट जो था उमरुल खत्ताब का, सबके साथ इंसाफ करना, सबके साथ बराबरी के उसूल करना, तो आज ये मुल्क में नहीं चल रहा हो। गांधी जी वही बोले, सबके साथ बराबरी होना, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसा वाला हो या ऑटो रिक्शा वाला हो। तो ये नहीं चल रहा, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। कोई जात के मजहब के बिना पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, यह है कॉन्सेप्ट उमरुल खत्ताब का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन मजहब की आजादी का इख्तियार देता है।
जी आप धर्म में हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, आप अपने कल्चर के हिसाब से जिंदगी बसर कर सकते हैं। जिंदगी बसर करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। मैं और एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। 27-28 साल के लड़के के हाथ में आज एमएलए की सीट दी गई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा काम है। आपको क्या लगता है, हम उम्र के जो लड़के हैं उनके हाथ में ये जिम्मेदारी देना सही है या गलत है? नहीं, उम्र से ज्यादा मैं ये मानता हूँ, सुबह उठकर जी चांदी की स्पून में नाश्ता करने वाला, सोने की स्पून में खाना खाने वाला, ये गौर गरीबों का एक दर्द कैसे समझ सकता है, ये मेरा कंसर्न है। उसका एक 10,000 करोड़ का बिजनेस सेटअप है। सुबह जब उठेगा वो बिजनेसमैन क्या सोचेगा, इसको 20,000 करोड़ कैसे करना, इसको और कैसे बढ़ाना, फॉरेन में एक ब्रांच कैसे वो ओपन करना, दुबई में एक ब्रांच, अमेरिका में एक ब्रांच कैसे ओपन करना। तो जो ये माहौल में जो तरीकेकार से हम लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। वही एक गौर गरीब से लोगों के दरमियान से आने वाला रहा तो वो सुबह उठ के क्या सोचेगा, मेरे गली का सोचेगा, मेरा मोहल्ला डेवलप होना, मेरे बच्चों को एजुकेशन मिलना। यहाँ पर ये चीज की कमी मैं पाया हूं, ये इलेक्शन कैंपेन में भी बोला हूं। खैर, इलेक्शन कैंपेन का दौर तो खत्म हो गया। अभी जो एमएलए बना है वो उसके बाप के घर के जो गुडविल है उसके वजह से मिलते हुए आए, दादा का नाम लेकर फिर वो लड़का लोगों से मिल रहा है, बाहर जा रहा है, काम कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। देखेंगे 2 साल का टाइम है, 2 साल में क्या क्या कारनामे करेंगे वो वेट करेंगे, वेट एंड वॉच देखेंगे। क्योंकि तुम्हें बोले जैसा पहली मर्तबा एक मौका मिला है, वो खानदान का जो गुडविल लेके आया है, इसमें भी वो है क्या, वो खानदान क्या किया वो भी है लोगों के सामने। ये साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सोमालिया बना के रखा है यही खानदान। ये क्या अमेरिका बनाएगा या सोमालिया में ही इसको खत्म कर देगा, ये भी जिंदगी, ये देखेंगे, वेट करेंगे। इस इलेक्शन में आपने बहुत काम किया, बहुत घूमे, आप लोगों से मिले, आपको ऐसा कोई मोमेंट याद है जहां पर आपको प्राउड फील हुआ हो या रिग्रेट फील हुआ हो कि इलेक्शन में मुझे नहीं खड़ना चाहिए था, ये प्रॉब्लम हो गया? देखिए, मेरा हार्ट टच होने वाला एक मामला जो इलेक्शन में मुझे नजर आया, मुझे प्रैक्टिकली में जब देखा, यहाँ पर मेरे सामने जितने भी कैंडिडेचर थे दूसरे पार्टियों के, वो पूरे बहुत हाई फाई घराने से थे, बहुत बड़े खानदानों से थे, पैसा उनके पास था। मेरे पास इलेक्शन करने के लिए मेरे कार्यकर्ता के अलावा दूसरा कोई सरमाया मेरे पास नहीं था। तब मैं क्राउड फंडिंग को एक अपील करता हूं, तो 9.5 लाख रुपए मुझे क्राउड फंडिंग में लोग अपने खून पसीने का पैसा देते हैं। ये जो है मेरा हार्ट टचिंग इमोशनल एक मोड है। कोई इलेक्शन दावनगिरी में ऐसा कोई नहीं देखे होंगे मेरे ख्याल से। 9.5 लाख रुपए क्राउड फंडिंग में पैसा आता है, मेरे को मिला। और एक मीडिया में जब मैं बैठ देने का मौका आता है, एक बच्ची 500 रुपए की एक नोट लाकर मेरे हक में वो पैसा देती है, ये मेरे बहुत प्राउड फील भी हुआ और बहुत इमोशनल भी हो गया। मैं क्या उम्मीद रखकर मेरे ऊपर इतने तवक्को लगा रहे हैं, क्योंकि उनको कंसर्न था कि ऐसे लोग जीतना है। हाँ, मुझे बहुत गिल्टी फील भी हुआ जब मैं स्लम्स को गया, 10 से ज्यादा स्लम्स हैं, तो वहां पर एक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं, एक पीने के पानी का इंतजाम नहीं। वो मैं जब कैंपेन को गया तो पूछ रहे हैं, हमारे घर तक आज तक एमएलए नहीं आया, आप वोट पूछने आए हैं, आपको हम हमारा कंसर्न बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ, ऐसे लोगों को लेकर यह कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डेवलप होगा। तो ये दोनों भी मंजर में इलेक्शन में देखा हूं। एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आ गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे कर्नाटक नहीं, पूरे इंडिया को जो यहाँ के वोट मुझे मिले हैं, एक नया मैसेज पास करे। नहीं, अगर हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हमारा हुकूक नहीं दिया जाएगा, तो हम कभी भी आपका पल्ला पलट सकते हैं बोल के इंडिकेशन दिए हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये दावनगिरी के वोटर्स को मैं बहुत दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हाँ, मैं हारा हूंगा, लेकिन आप जीते हैं, आपका दिल मैं जीता हूं, ये बहुत प्राउड फील हुआ। और एक काम सर जो एसडीपीआई नहीं कर पाए, इसका मैं खुद गवाह हूँ। एसी हॉस्पिटल का जो मामला है, वो हमारे ताहिर भाई, एडवोकेट ताहिर, जो बेंगलोर में रहते हैं, उनके पास फाइल पहुंचाई गई, तो इसमें अनसक्सेसफुल रहे। क्यों, समझ में नहीं है। ये जो फाइल की जो पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं, मालूम नहीं वो
ये एडवोकेट्स क्या उसमें फाइल करे या नहीं करे, क्योंकि हर कोई एडवोकेट अपने फाइल को स्टडी करके फाइल करना है, मालूम नहीं होता हिरवी का मामला क्या है। मैं उसके बारे में भी गौर फिक्र करूंगा। लीगल लड़ाई लड़ना है तो लीगल लड़ाई भी लड़ना, एहतजाजी करना है तो एहतजाजी लड़ाई भी लड़ना, आरटीआई से जरिए से तो आरटीआई के जरिए से भी करना। एक मिसाल मैं देता हूं, चिटकेरी हॉस्पिटल को मैं विजिट किया था, विद इन ए 1 मंथ आज वहां पर पार्लियामेंटेरियन जाके वो प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश, उसमें कोई पेपर करस्पॉन्डेंसी नहीं हुआ, जस्ट एक विजिट ही काफी है। क्योंकि पॉलिटिक्स इसे बोलते हैं, ये पॉलिटिक्स मास्टर, ये पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बोल के बाबा साहब अम्बेडकर जो बोले हैं। तो यहाँ पर आप पेपर वर्क ही करना कंपलसरी नहीं है, मीडिया के जरिए से दिगर इश्यूज को अगर आप हाईलाइट करेंगे वो भी रिसॉल्व होते हुए नजर आएंगे, तो इश्यू को भी हम स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम विदा लेते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है ये वो सवाल है जो कम पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, वो चाहे एसडीपीआई के बारे में हो, कांग्रेस के बारे में हो या पीएफआई के बारे में हो। तो आपके पास कोई सवाल है तो आप पूरी ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचाइए, हम वो अगले मेहमान के साथ डिस्कस करेंगे और उस मामले को जानने की कोशिश करेंगे दावणगेरे में क्या ज़रूरी है, ये सवाल कितना इम्पैक्टफुल है। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।